नमस्कार स्टूडेंट। आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। आज हम यहाँ पे लैब असिस्टेंट का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे यहाँ पे बीज की संरचना। पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने यहाँ पे कुछ पार्ट पढ़े थे। फल के बारे में पढ़ा था, जायांग के बारे में, पुंकेसर के बारे में पढ़ा था, जायांग के प्रकार है वो हमने कंप्लीट किए थे। तो आज हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है वो नेक्स्ट पोर्शन रहेगा यहाँ पे बीज के बारे में। देखो बीज है क्या। पहली बात तो यहाँ पे ध्यान में रखना कि निषेचन के बाद जो बीजांड होता है वो आपके बीज में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि बीज होता है वो बीजांड से बनता है। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान में रखना कि बीज में आपके या तो एक बीजावरण तथा भ्रूण होता है, और भ्रूण में एक मूलांकुर और एक आपके भ्रूणीय अक्ष, एक आपके गेहूं और मक्का में, अथवा दो मुख्य अक्ष हो सकता है चना और आपके मटर के अंदर, और ये आपके बीज पत्र होते हैं। तो ध्यान में रखना कि भाई भ्रूण भ्रूण का मतलब बात की गई यहाँ पे बीज से बात की गई, ठीक है। और भ्रूण के मुख्य रूप से जो भाग होते हैं उनमें आपके एक तो यहाँ पे मूलांकुर का भाग रहता है। कौन सा भाग रहता है? एक तो आपके मूलांकुर, और मूलांकुर के अलावा सेकंड नंबर भाग होता है यहाँ पे भ्रूणीय अक्ष। कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे भ्रूणीय अक्ष। और इसके अलावा इसके अंदर यहाँ पे ध्यान में रखना बीज पत्र होते हैं। क्या होते हैं इसके अंदर? यहाँ पे बीज पत्र। अब बीज पत्र के आधार पे बीज दो प्रकार के हो जाएंगे यहाँ पे। एक तो हो जाएगा यहाँ पे एक बीज पत्री, एक तो हो जाएगा यहाँ पे एक बीज पत्री, और एक दूसरा हो जाएगा यहाँ पे द्विबीज पत्री। तो अगर द्विबीज पत्री, अगर यहाँ पे बीज पत्र की संख्या एक है तो वो आपकी एक बीज पत्री, और अगर यहाँ पे बीज पत्र की संख्या दो है तो वो आपके द्विबीज पत्री हो जाएगा। एक बीज पत्री के उदाहरण आपके सामने यहाँ पे गेहूं और मक्का है, और द्विबीज पत्री के जो उदाहरण है वो यहाँ पे चना और आपके मटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो यहाँ पे ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट है यहाँ पे कि द्विबीजपत्री बीज की संरचना। इसके हम संरचना पढ़ते हैं यहाँ पे कि द्विबीजपत्री जो बीज होती है उसकी संरचना किस प्रकार से होती है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट की बीज की बाहरी परत को बीजावरण कहा जाता है। भाई कोई भी बीज हो हमारे सामने और उस बीज के चारों तरफ ये बाहरी आवरण है, ये बीजावरण होता है। और बीजावरण की दो सतह होती है, ठीक है। एक तो इसके अंदर होती है यहाँ पे बाहरी सतह होती है, और एक आपके इसके अंदर यहाँ पे आंतरिक सतह होती है। आंतरिक सतह। अब जो बाहरी सतह है ना, उस बाहरी सतह को यहाँ पे कहा जाता है आपके बीज चोल के दो, या फिर आप इसको टेस्टा कह सकते हो, ठीक है। जबकि जो आंतरिक आवरण है वो आपके टेगमन होता है। क्या होता है यहाँ पे? टेगमेन। तो एक तो टेस्टा और टेगमेन, ये दोनों चीजें आपको विशेष तौर से यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए। एक तो बीज चोल और एक आपके टेगमेन, ठीक है। मतलब यहाँ पे बाहरी आवरण होगा वो आपके टेस्टा, और आंतरिक भीतरी स्तर होगा उसे हम यहाँ पे टेगमन कहते हैं। बीज पर एक सत चिन्ह की तरह, नेक्स्ट पोर्शन यहाँ पे स्टार्ट है। एक सत चिन्ह की तरह एक ऊर्ध्व होता है जिसके द्वारा बीज फल से जुड़ा रहता है। तो आपको पता होगा यहाँ पे कि जैसे कि आपके सामने ये जो बीज की संरचना है, तो यह वाला जो भाग है ये आपके फल से जुड़ा हुआ रहेगा, नीचे वाला भाग, ठीक है। और इस भाग को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे नाभिका कहते हैं। आप डायग्राम के अंदर यहाँ पे देख सकते हो। तो चीजें हैं वो साथ साथ में आपको समझते हुए चलना है। इसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पे नाभिका कहते हैं। अब देखो नेक्स्ट पोर्शन इसी के संदर्भ में यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पे कि प्रत्येक बीज में नाभिका के ऊपर एक छिद्र होता है। प्रत्येक बीज होता है उसमें नाभिका के ऊपर, मतलब ये आप छिद्र देख सकते हो यहाँ पे। और इस छिद्र को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे बीजांड द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? यहाँ पे बीजांड द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि जब बीजावरण हटाने के बाद आप बीज पत्रों के बीच भ्रूण को देख सकते हो। जैसे हम यहाँ पे बीज पत्र को हटाएंगे तो उसके बाद में हम बीज में इस प्रकार से आपके किसको देख सकते हैं? भ्रूण को देख सकते हैं। नेक्स्ट पोर्शन है यहाँ पे कि भ्रूण में एक भ्रूणीय अक्ष और दो गुदेदार बीज पत्र होते हैं। तो आप इस भ्रूण के अंदर देख सकते हो ही कि आप आगे वाला तो ये भ्रूणीय अक्ष, और ये साइड में आपके दो गुदेदार आपके बीज पत्र होते हैं, और नीचे की तरफ कौन सा भाग होगा? ये आपके मूलांकुर वाला भाग होगा। तो ओवरऑल अगर ये कहें हम यहाँ पे कि ये जो बीच वाला जितना भी आपके भाग है ये बीच में, वो सारा का सारा आपके पोर्शन कौन सा कहलाएगा? यहाँ पे भ्रूण का अक्ष कहलाएगा। अब चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट। बीज पत्रों में भोज्य पदार्थ संचित रहता है। तो ये ध्यान रखना यहाँ पे कि बीज पत्रों में भोज्य पदार्थ संचित रहता है। अक्ष के नीचे नुकीले भाग को मूलांकुर तथा ऊपरी पत्तीदार भाग को हम प्रांकुर कहते हैं। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो, मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ और आपको चीजें हैं वो ज्यादा क्लियर हो पाए यहाँ पे। और चीजें समझनी है, रटनी एक भी नहीं है यहाँ पे। ज्यादा जितनी चीजें आपको समझ में आएगी उतना आपके लिए बेटर रहेगा।
आप देख सकते हो कि ये बीच में आपकी इस प्रकार की ये जो आपकी संरचना है, ये संरचना आपकी यहाँ पे भ्रूण कहलाता है। ठीक है, ये संरचना क्या हो जाएगी यहाँ पे भ्रूण। भ्रूण के अंदर ये ऊपर वाला भाग आपके प्रांकुर हो जाएगा और ये जो नीचे वाला जो भाग है ये आपके मूलांकुर हो जाएगा। ये साइड में आपके दो बीज पत्र हो जाएंगे। इस प्रकार ये आपके भ्रूण की संरचना है। वापिस मैं इसको डायग्राम को जूम आउट कर देता हूँ और फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट पोर्शन की तरफ चलते हैं। थोड़ा जूम कर लेता हूँ वापिस, चीज़ें हैं वो ज़्यादा क्लियर हो पाए। 1 मिनट रुकना भाई, इसको एडजस्ट कर देता है ना स्लाइड को, ज़्यादा जूम भी नहीं हो रही है। 1 मिनट चलो अब ठीक है, स्लाइड को वापस इस तरफ कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब देखो भ्रूणपोष नाम है। पहली बात तो भ्रूणपोष ध्यान में रखना त्रिगुणित होता है, 3n टाइप का होता है। एकमात्र त्रिगुणित संरचना आपके भ्रूणपोष होती है और ये आवर्तबीजी पादपों का मुख्य लक्षण है और ये आपके द्विनिषेचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो ये सारा पोर्शन आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखो, भ्रूणपोष है, ये आपके भोजन संग्रहण करने वाला ऊतक होता है जो निषेचन के परिणाम स्वरूप बनते हैं। जैसे कि चना, सेम, मटर में भ्रूणपोष पतला होता है, इसलिए यह अभ्रूणपोषी, जबकि अरण्य में ये गुद्देदार होता है, इसलिए इसे हम यहाँ पे भ्रूणपोषी कहते हैं। तो यहाँ से एक आपके सीधा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके अभ्रूणपोषी बीज कौन से होते हैं और इसके अलावा भ्रूणपोषी बीज कौन से होते हैं। तो ध्यान में रखना यहाँ पे कि जो भ्रूणपोषी बीज है और अभ्रूणपोषी बीज कौन कौन से हो जाएंगे। तो जिनमें भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है कि जैसे कि चना, सेम और आपके मटर, इसमें आपके भ्रूणपोषी बीज होते हैं। कैसे होते हैं यहाँ पे, भ्रूणपोषी बीज होते हैं। ये बात आपको विशेष तौर से यहाँ पे ध्यान में रखनी। अब चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट। तो यहाँ से की चीजें बहुत सारी आपकी क्लियर हो गई होगी द्विबीजपत्री के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट हम यहाँ पे एक बीजपत्री। हमारे सामने है यहाँ पे एक बीजपत्री बीज की संरचना। प्राय एक बीजपत्री बीज भ्रूणपोषी होते हैं, ये ध्यान में रखना। आप उदाहरण के तौर पे ले सकते हो कि जितने भी एक बीजपत्री आपके बीज हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं यहाँ पे भ्रूणपोषी, लेकिन उनमें से कुछ अभ्रूणपोषी भी होते हैं। उदाहरण आपके आर्किड का यहाँ पे लिखा हुआ है। अनाज के बीजों जैसे मक्का में बीजावरण झिल्लीदार तथा फल भित्ति से संलग्न होता है। भ्रूणपोष स्थूलीय होता है और भोजन का संग्रहण करता है। भ्रूणपोष की बाहरी भित्ति भ्रूण से एक प्रोटीन सतह द्वारा अलग होती है जिसे हम एल्यूरोन सतह कहते हैं। तो इसके बारे में आप विशेष तौर से ध्यान में रखना यहाँ पे एल्यूरोन सतह के बारे में कि जो एल्यूरोन सतह है, ये एल्यूरोन सतह यहाँ पे क्या होती है। भ्रूण आकार में क्या होता है आपके छोटा और ये भ्रूण पोषण के एक सिरे पर खांच में स्थित होता है। इसमें एक बड़ा तथा ढालाकार बीज पत्र होता है जिसे हम यहाँ पे स्कूटेलम कहते हैं। तो आप ये जितनी भी यहाँ पे थ्योरी है वो सारी की सारी आप डायग्राम के द्वारा देख सकते हो कि ये जो संरचना है ये आपकी स्कूटेलम हो जाएगी। इस प्रकार की आपकी संरचना फैली हुई है ना इसके अंदर, ये आपकी कंप्लीट संरचना स्कूटेलम की हो जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा ऊपर वाले भाग की तरफ यहाँ पे प्रांकुर और ये कौन सा हो जाएगा यहाँ पे मूलांकुर का भाग हो जाएगा। ये सारा का सारा आपके भ्रूणपोष हो जाएगी। ये जितना भी पार्ट है यहाँ पे ये सारा का सारा पोर्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे भ्रूणपोष हो जाएगी। ठीक है, ये सारा पोर्शन आपके कौन सा हो जाएगा यहाँ पे भ्रूणपोष वाला। इसके अलावा यहाँ पे बीजावरण होता है और भ्रूणपोष के चारों तरफ ये जो आप आवरण देख रहे हो इस प्रकार से, ये जो आवरण है ये आपके कौन सी सतह का आवरण है यहाँ पे, एल्यूरोन सतह का आवरण है। क्लियर है यहाँ पे चीजें। और ये भ्रूण देख सकते हो इस प्रकार से आपके भ्रूण स्थित होता है और ये इसके चारों ओर क्या होगा भ्रूणपोष। तो भ्रूणपोष के अंदर आपके एक खांच के अंदर यहाँ पे भ्रूण स्थित होता है। इसमें एक एक्स छोटा होता है जिसे हम प्रांकुर तथा मूलांकुर कहते हैं। प्रांकुर तथा मूलांकुर एक चादर से ढके होते हैं जिसे क्रम से प्रांकुर चोल और हम क्या कहते हैं यहाँ पे मूलांकुर चोल कहते हैं। तो ये एक बीजपत्री संरचना के अंदर देखो हमारे सामने जो नाम आए हैं स्पेशली रूप से उनको ध्यान में रखना। यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम के अंदर है वो पुटअप हो सकता है। जैसे कि सबसे पहले नाम मैं आपको बताऊं यहाँ पे, तो पहली बात तो एल्यूरोन सतह के बारे में ध्यान में रखना। पूछा जा सकता है कि एल्यूरोन सतह है क्या आखिरकार, तो इस एल्यूरोन सतह के बारे में ध्यान में रखना। स्कूटेलम ध्यान में रखना। प्रांकुर चोल मूलांकुर चोल कहाँ पे स्थित होता है, किस प्रकार से स्थित होते हैं, इनके चारों तरफ कौन सा आवरण होता है, और अभ्रूणपोषी का उदाहरण यहाँ पे ध्यान में रखना आर्किड। ठीक है ना, चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब देखो नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे एक प्ररोपी पुष्पी पादप मतलब एंजियोस्पर्म वाला है। इसके बारे में दिया हुआ है कि एंजियोस्पर्म के अंदर कौन से को हम किस प्रकार यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब पादप के अंदर जो आपके पुमंग होते हैं, जायांग होते हैं, इसके अलावा यहाँ पे बाह्य दलपुंज होते हैं, दलपुंज होते हैं, इनको किस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं, मतलब पुष्प सूत्र की हम बात करेंगे। ठीक है,
और पुष्प सूत्र के अंदर मेनली हमारे सामने होता है क्या है कि एक इसके अंदर यहाँ पे कि जैसे कि मेरा नाम मान लो कि भी पवन गहलोत है, मेरा एकदम शॉर्ट में लिखा जाएगा पीजी, तो इस प्रकार से लिखा जाएगा तो मैं आगे वाला समझ जाएगा कि ये नाम पवन गहलोत का है। इसी प्रकार पुष्प के अंदर जो भाग उपस्य होते हैं उसको सिर्फ संकेत के रूप में लिखा जाता है और उस संकेत के द्वारा हम पढ़ लेते हैं कि पुष्प के अंदर ये भाग उपस्य है, पुष्प द्विलिंगी है, एक लिंगी है, वो सारा हम इसके द्वारा यहाँ पे समझ लेते हैं। तो ये एंजियोस्पर्म का एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है भी पुष्पी पादप। और अब इसके अंदर यहाँ पे पोर्शन स्टार्ट करें तो हमें विशेष तौर से यहाँ पे ध्यान में रखना है कि सहपत्र को बी आर से रिप्रेजेंट करते हैं और सहपत्र साथ में जुड़े हुए तो उसके नीचे हम अंडरलाइन भी करते हैं। कैलिक्स को हम यहाँ पे के से, मतलब जो बाह्य दल पुंज है उसको कैलिक्स कहा जाता है और के से। कोरोला को हम यहाँ पे सी से रिप्रेजेंट करते हैं जिसे हम दल पुंज कहते हैं। परिदल पुंज को हम पी से, पुमंग पुमंग को हम इंग्लिश में कहते हैं एंडोशियम, इसलिए इसका ए लिखा जाता है। जायांग को हम कहते हैं यहाँ पे गाइनोशियम, तो इसके लिए जी लिखा जाता है। ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय के लिए जी और अधोवर्ती के लिए यहाँ पे जी के नीचे एक अंडरलाइन करते हैं। नर फूल के लिए ये चिन्ह लगाते हैं और फीमेल के लिए ये लगाते हैं। और द्विलिंगी हो तो इन दोनों का ये सम्मिलित रूप से हम यहाँ पे चिन्ह लगा देते हैं। सममिति हमने पढ़ी है तो सममिति के लिए त्रिज्या सममिति हो तो ये चिन्ह, और एक व्यास सममिति हो तो हम ये चिन्ह लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और युक्त दलों की आपकी संख्या को ब्रैकेट के अंदर क्या करते हैं, बंद करते हैं। तो इस प्रकार से आपके कंप्लीट हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे पास में पुष्प होते हैं उनको हम पुष्प सूत्र के द्वारा यहाँ पे दर्शा सकते हैं। बस देखो ये टॉपिक शायद आपकी नहीं है सिलेबस के अंदर, लेकिन ये आपको इनके जो संकेत है वो विशेष तौर से आपको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट जो इसका पोर्शन होगा वो हम करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर। मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो के अंदर।